गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई की ओर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हम एलिमेंट्स में देखते हैं कोई भी एटम अनस्टेबल स्टेट में रहना पसंद नहीं करता, वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और सोडियम आयन बनाता है। सेम टू सेम क्लोरीन भी क्या करता है, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मतलब कि हर कोई अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जाता है। सेम टू सेम रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई की ओर जाता है। देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म मोर एनर्जेटिकली स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। यही बताना चाह रहा है कि इसमें अपने आप स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है अगर कोई न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है, वो कहाँ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। तो रेडियो एक्टिविटी है, इसके लिए सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी 1896 में सर हेनरी बेकलर ने की थी। इसके बाद मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने इस फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरी की। मैडम क्यूरी को इस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखना है, ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई शोज रेडियो एक्टिविटी। हर एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं करता, केवल अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी को डिके को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म सब्सिक्वेंटली शोड दैट रेडियो एक्टिविटी वाज अ न्यूक्लियर फिनोमेना in which an unstable nuclei undergoes a decay. This is referred as radioactive decay. मतलब कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें न्यूक्लियर पार्ट लेता है और वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करके अनस्टेबल स्टेट से स्टेबिलिटी में आता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। अल्फा डिके क्या है, इन दिस हीलियम न्यूक्लियस दैट इज 2He4 इज एमिटेड। बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड। इलेक्ट्रॉन्स तो सभी जानते हैं, पॉजिट्रॉन्स क्या होता है, पॉजिट्रॉन्स आर पार्टिकल विद द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन्स बट अपोजिट चार्ज। मास सेम एज इलेक्ट्रॉन बट चार्ज है अपोजिट। गामा डिके, इन दिस हाई एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड। हम पहले अल्फा बीटा डिके के बारे में जानते हैं, वापस इसके बाद आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज हम यहाँ देखेंगे, टेबल फॉर्म में देखेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ अल्फा पार्टिकल, बीटा एंड गामा। सबसे पहले बात करते हैं नेचर। तो अल्फा पार्टिकल किस तरीके से होते हैं, अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है हीलियम न्यूक्लियाई और हीलियम-2+। हीलियम का न्यूक्लियाई अगर हम बात करें तो हीलियम का न्यूक्लियाई क्या है, हीलियम-2+, मतलब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियाई, इट मीन्स हीलियम-2+। तो हीलियम-2+ पर टोटल जो मास होता है वो कितना होता है, 4, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, हीलियम-2+ के इक्विवेलेंट है, दैट इज 2He4। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन स्पीडी इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, या इसमें एक पॉजिट्रॉन भी होता है। तो स्पीडी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, -β0 या β0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। गामा रेज की बात करें तो गामा रेज कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और हम बोल सकते हैं इनको फोटॉन्स बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू hν, दैट इज फोटॉन्स। चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि +2e चार्ज, 2+ चार्ज होता है, दैट इज +2e चार्ज, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन्स। बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो -1 या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। एंड गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रल। मास की बात करें तो मास हम अभी देख के आए, कितना मास होता है यहाँ, 4, दैट इज 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल पर मास होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन।
बीटा पार्टिकल स्पीडी इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि यहाँ स्पीडी में तो मास अलग होगा, इसलिए हम इसका रेस्ट मास निकालते हैं। तो रेस्ट मास भी किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। और गामा का रेस्ट मास कितना होता है? 0। हम पढ़ के आए हैं कि जो फोटोन होता है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। स्पीड की बात करें तो स्पीड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 1.4 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड टू 2.2 इंटू 10⁷ मीटर सेकेंड के बीच होती है। और अगर बीटा पार्टिकल की बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ ये लाइट की स्पीड के 1% से 99% तक इसको फॉलो करता है। दैट स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम सम न्यूक्लियाई इज फॉर सेम न्यूक्लियाई इज डिफरेंट। और अगर गामा की बात करें तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सभी गामा पार्टिकल के लिए जो स्पीड होती है वो सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी तीनों की हाई होती है, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करें तो अल्फा और गामा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, और बीटा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल में जो स्पेक्ट्रम आया था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, और जो बोर मॉडल में स्पेक्ट्रम आया था वो लीनियर स्पेक्ट्रम था। नाउ these are the important points, that is ionization capacity and penetration capacity, these are the most important point। तो हमें याद रखना है कि आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी अल्फा की सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय बीटा, और उसके बाद गामा। सेम टू सेम पेनिट्रेशन पावर कितनी ज़्यादा होती है? गामा रेज की, फॉलोड बाय बीटा एंड अल्फा। अगर हम गामा के रिस्पेक्ट में बात करें कि गामा की जो आयोनाइजेशन पावर 1 है, तो बीटा की आयोनाइजेशन पावर 100 टाइम्स ऑफ गामा होगी, और अल्फा की 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 टाइम्स ऑफ गामा होगी। अगर हम पेनिट्रेशन की पावर की बात करें तो अगर गामा की 1 है तो इसकी 1/100 टाइम्स, और इसकी 1/100 इंटू 100 टाइम्स होगी पेनिट्रेशन पावर। अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो गामा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट नहीं करती, बल्कि जबकि अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स दोनों ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देते हैं। अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन मॉडरेट होता है, जबकि बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वापस आते हैं, इक्वेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा डिके या बीटा डिके या गामा डिके होता है तो किस तरीके से इक्वेशन होती है। हमारे पास कोई एक एटम होता है, दैट इज हैविंग एटॉमिक मास A एंड एटॉमिक नंबर Z। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल 2 and 4, तो इधर जो सब्सटेंस बचता है उसका क्या आंसर आ जाता है? 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, Z-2, और 4 मास नंबर कम हो जाएगा, दैट इज A-4। तो इक्वेशन विल बी ZXA इक्वल टू Z-2Y A-4 प्लस 2XG4। बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके 2 टाइप का होता है, एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक में पॉजिट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो -1 यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस करने के लिए +1, और जब बीटा निकलता है तो +1 की जगह क्या आ जाएगा? -1। जो गामा डिके होता है वो एक्साइटेड एटम का होता है, दैट इज ZXA ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा? अनएक्साइटेड ZXA में, और यहाँ 0 गामा 0 कन्वर्जन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और Q वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मास एनर्जी एंड टोटल मास एनर्जी ऑफ द डिके प्रोडक्ट। फॉर मतलब कि अगर हम किसी डिके प्रोडक्ट की बात करें तो उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? Q वैल्यू। मतलब कि डिके के पहले और डिके के बाद जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, जैसे हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या Q वैल्यू। या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट डिसइंटीग्रेशन वैल्यू Q इक्वल टू चेंज इन मास। चेंज इन मास मतलब कि पहले मास कितना था? mx का मास, और उसके बाद मास कितना हो गया? -my प्लस mhe इंटू c²। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन फैक्टर, या डिसइंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या समीशन ऑफ मास इनिशियल, समीशन ऑफ मास फाइनल इंटू c²।